स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 3 के प्रिय विद्यार्थियों, यह व्याख्यान कोर 5 के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित कवि केदारनाथ अग्रवाल के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित है। दोस्तों, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में एक व्यापारी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद अग्रवाल था, जो किसान, वैद्य और कवि थे। 1921 तक केदार जी की प्रारंभिक शिक्षा कमासीन गांव में ही हुई। वहाँ की जो ग्रामीण पाठशाला थी। उसके बाद 1922 से 1925 तक कक्षा 4 से 6 तक की पढ़ाई उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल रायबरेली से की। 7वीं की परीक्षा उन्होंने म्यूनसिपल स्कूल कटनी मध्य प्रदेश से और 8वीं की परीक्षा जबलपुर मॉडल स्कूल से 1927 में पास की। उस वक्त तक वे अपने पिता के छोटे से पुस्तकालय में मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती पढ़ चुके थे और कोर्स की किताब में गुप्त जी की ही कविता ग्राम्य जीवन उन्हें पढ़ने को मिली थी, जो उन्हें अच्छी लगती थी। 7वीं कक्षा में आते आते वे इलाहाबाद से निकलने वाले बच्चों के अखबार शिशु के लिए छोटे छोटे चुटकुले और कविता लिखने की कोशिश करने लगे थे। 8वीं कक्षा में जबलपुर आए तो पुस्तकालय जाने लगे। उस समय की चर्चित पत्रिका चांद उन्हें पढ़ने को मिली। उसी समय उन्होंने कविता लिखने का अभ्यास और तेज कर दिया, लेकिन लिखते थे, किसी को दिखाते नहीं थे। 9वीं कक्षा में अध्ययन के लिए केदार जी अपने मामा के पास इलाहाबाद आ गए। वहीं उस जमाने की बहुचर्चित पत्रिका सरस्वती के पाठक बने। उसमें छपने वाले गोपाल शरण सिंह और अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध की तरह ये भी कवित्व और सवैया लिखने लगे। जो बालचर एक स्काउट्स की पत्रिका सेवा में छपने भी लगी। 9वीं से लेकर इंटरमीडिएट तक की शिक्षा उन्होंने इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से ग्रहण की। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने बीए में नामांकन कराया। उस समय उनकी कविताएं माधुरी पत्रिका में प्रकाशित होने लगी थी। उसी दौरान ब्रज भाषा से खड़ी बोली में कविता लेखन की ओर उनका रुझान बढ़ा। उन्होंने अंग्रेजी के शेली, कीट्स, ब्राउनिंग, रॉबर्ट बर्न्स आदि की कविताएं पढ़ीं, जो उन्हें अच्छी लगीं। पंत और निराला की कविताएं भी उन्हें अच्छी लगती थीं। उन्होंने स्वयं कहा है कि उनकी आरंभिक कविताओं की शब्दावली पर छायावादी प्रभाव था, पर वे छायावादी नहीं हुए, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में शब्दों का खिलवाड़ उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने उसी समय छायावाद और रहस्यवाद के खिलाफ एक लेख भी लिखा। 1935 से नवंबर 1938 तक केदारनाथ अग्रवाल ने डीएवी कॉलेज कानपुर से एलएलबी की पढ़ाई की। वकालत की परीक्षा पास करने के बाद वे बांदा में वकालत करने लगे, जहां उनके चाचा बाबू मुकुंद लाल अग्रवाल शहर के नामी गिरामी वकील थे। उस समय तक सरस्वती, माधुरी के अतिरिक्त हंस, नया साहित्य, वीणा, रूपाब, नई धारा, अभ्युदय, जनयुग आदि पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी थी। कॉलेज में केदारनाथ अग्रवाल दर्शन के छात्र थे और मनोविज्ञान में भी उनकी रुचि थी। कानपुर में वकालत के अध्ययन के दौरान उन्होंने पूंजीवाद और पूंजीवादी शोषण की प्रक्रिया को समझा। बांदा में वकालत करते हुए उन्होंने मार्क्स के ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद
के दर्शन का अध्ययन किया। इसने उन्हें यथार्थवादी और प्रगतिशील कवि बनाया, जिस दिशा में लेखन की शुरुआत वे पहले ही कर चुके थे। मनुष्य का जीवन सबसे बड़ी चीज़ है। किसी का शोषण और अपमान नहीं होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। ये आदर्श उनके व्यक्तित्व और उनकी कविता दोनों की पहचान बन गए। वकालत की पढ़ाई के दौरान ही वे कानपुर से साइकिल से लखनऊ जाकर निराला जी से मिले थे। निराला जो उस जमाने के मशहूर कवि थे। वहीं उनकी मुलाकात प्रसिद्ध प्रगतिशील आलोचक रामविलास शर्मा से हुई और उस मुलाकात के बाद दोनों जीवन भर के लिए मित्र हो गए। दोनों के बीच कभी मनमुटाव नहीं हुआ। इन दोनों मित्रों के पत्रों की एक किताब भी प्रकाशित हुई। केदारनाथ अग्रवाल किसान, मजदूर, जनता और प्रकृति के प्रति गहरे मानवीय संवेदना वाले कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने निरंतर पूरे साहस से जन विरोधी राजनीति का विरोध किया और जन आंदोलनों का पक्ष लिया, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी में कोई पद ग्रहण नहीं किया। अपनी कविता के बारे में स्वयं उन्हीं की टिप्पणी है, कविता ने मुझे आदमी बनाया, कविता को मैंने आदमी की कविता बनाई। कहना न होगा कि उनकी कविता आदमियत की कविता है। वे चाहते थे कि समाज उन कविताओं को पढ़े और बदले। वकालत केदार जी के लिए कभी पैसा कमाने का जरिया नहीं रही। जबकि 16 मार्च 1963 से 6 जुलाई 1970 तक वे फौजदारी मामलों के सरकारी वकील रहे, इतने ईमानदार चरित्र और अपने सिद्धांतों के प्रति आस्थावान कवि हिंदी में बहुत कम हुए हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, मैं सरकारी वकील रहा, कभी किसी गवाह को मैंने झूठ नहीं बोलने दिया, 60 साल तक बराबर। आस्था है जीवन में, क्योंकि मुझे पैसे से लोभ था नहीं, साइकिल से लोभ था नहीं, कि मोटर से लोभ था नहीं, कि मेरा घर बड़ा भारी बन जाए। मेरी पत्नी की कोई डिमांड नहीं थी कि साड़ी चाहिए, फलाना चाहिए, गहने चाहिए, कोई नहीं। हम दोनों एक जैसे थे। विनम्रता भी इतनी कि वे यह भी कहते हैं कि ऐसा करके, उन्हीं का वाक्य है, कथन है, ऐसा करके कोई मैंने दूसरों पर कृपा नहीं की, बल्कि मैंने अपने को बनाया है। अपने को बनाकर मैंने अपनी कविता को बनाया है। अच्छी कविता को लिखने के लिए कवि को अच्छा आदमी होना चाहिए, यह उनकी मान्यता थी। पत्नी का जिक्र आया तो बता दूं, केदार जी जब 6ठी कक्षा में थे तभी उनकी शादी हो गई थी। प्रेमिकाओं पर तो बहुत सारे कवियों ने कविताएं लिखी हैं, पर केदार जी ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कई कविताएं लिखी हैं, जो उनके 2 संग्रहों में संकलित हैं। हिंदी ही नहीं, दुनिया की सारी भाषाओं में ऐसी मिसाल शायद ही मिलेगी। जब प्रयोगवाद और नई कविता आंदोलन के दौरान कई कवियों ने समाज के बजाय व्यक्ति को अधिक महत्व दिया, तब केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और त्रिलोचन पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता और समाज के पक्ष में खड़े रहे। कवि शमशेर ने लिखा है कि इन तीनों को दूसरा सप्तक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, पर केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन ने 2 टूक शब्दों में इनकार कर दिया था। त्रिलोचन भी दूसरा सप्तक में शामिल नहीं हुए। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए थे। सन 1973 में उन्होंने बांदा में उसका अखिल भारतीय सम्मेलन भी किया था। केदारनाथ अग्रवाल की प्रतिनिधि कविताओं के संपादक अशोक त्रिपाठी ने तो यहाँ तक लिखा है कि हिंदी की प्रगतिशील कविता और बाबू केदारनाथ अग्रवाल एक दूसरे के पर्याय हैं। केदार जी की कविता का सौंदर्य शास्त्र ही प्रगतिशील कविता का सौंदर्य शास्त्र है। केदार जी की कविता की विकास यात्रा ही हिंदी की प्रगतिशील कविता की विकास यात्रा है। केदार जी सिर्फ कविता लेखन में ही सामाजिक नहीं थे, बल्कि एक वकील के रूप में
अन्याय के शिकार लोगों की मदद भी करते थे, गरीबों की भी मदद करते थे। वे आर्य कन्या इंटर कॉलेज बांदा के आजीवन प्रबंधक रहे और विनोबा इंटर कॉलेज कैमासिन जो उनके गांव में है के प्रबंधक संरक्षक भी रहे। अपनी पीढ़ी के कवियों में उन्होंने और नागार्जुन ने सर्वाधिक कविताएं लिखी। उनके संग्रहों की संख्या भी दूसरों से बहुत अधिक है। केदार जी के प्रकाशित कविता संग्रहों का विवरण इस प्रकार है। 1947 में युग की गंगा, 1947 में ही नींद के बादल, 1957 में लोक और आलोक, 1965 में फूल नहीं रंग बोलते हैं, 1970 में आग का आईना, 1978 में गुल मेहंदी, 1978 में ही आधुनिक कवि, 1979 में पंख और पतवार, 1981 में हे मेरी तुम जो पत्नी के नाम संबोधित है, 1981 में ही मार प्यार की थापें, 1981 में ही बम्बई का रक्त स्नान, 1983 में कहें केदार खरी खरी, 1984 में जमुन जल तुम, यह भी पत्नी के नाम संबोधित है, 1984 में अपूर्वा, 1985 में बोल बोल अबोल, 1986 में जो शिलाएं तोड़ते हैं, 1988 में आत्मगंध, 1990 में अनिहारी हरियाली, 1993 में खुली आंखें खुले डैने, 1994 में पुष्पदीप, 1997 में वसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी और कुहुकी कोयल खड़े पेड़ की देह, 2008 में छोटे हाथ, 2010 में प्रतिनिधि कविताएं और केदार शेष अशेष आदि उनके प्रकाशित काव्य संग्रह हैं। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कवि पाब्लो नेरूदा और अन्य कवियों की कविताओं का देश देश की कविताएं नाम से अनुवाद किया जो प्रकाशित हुआ। 1985 में उनके उपन्यास पतिया का प्रकाशन हुआ। बैलबाजी मार ले गए उनका एक अधूरा उपन्यास है। समय समय पर 1970 में, 1980 में विचारबोध, 1981 में विवेक विवेचन, 2011 में कविता की बात नाम से उनके निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुए। 1974 में उन्हें रूस जाने का मौका मिला। उस यात्रा के संस्मरण उन्होंने बस्ती खिले गुलाबों की शीर्षक से लिखा जो 1975 में प्रकाशित हुआ। उनकी चिट्ठियां भी प्रकाशित हो चुकी हैं। जैसा मैंने पहले कहा, रामविलास जी के नाम से लिखी गई चिट्ठियां 2010 में मित्र संवाद के नाम से प्रकाशित हुई और पत्नी के नाम लिखे पत्रों की पुस्तक प्रिय प्रियमन नाम से 2009 में उनके साक्षात्कारों की पुस्तक मेरे साक्षात्कार प्रकाशित हुई। 2010 में उनके एकमात्र कहानी संग्रह का प्रकाशन उन्मादिनी शीर्षक से हुआ। अशोक त्रिपाठी के संपादन में उनकी रचनावली का भी प्रकाशन हो चुका है। इतने विपुल लेखन के लिए उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार मिले, जिनमें कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं पर 1973 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, दीर्घकालीन सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का विशेष पुरस्कार 1979-80 में, 1986 में कविता संग्रह अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1986 में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा तुलसी सम्मान और 1990 में वहीं से मैथिली शरण गुप्त सम्मान उन्हें मिले जो प्रमुख सम्मान हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 1989 में उन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई और 1995 में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा डिलिट की उपाधि उन्हें मिली। 22 जून 2000 को बांदा में ही उनका निधन हुआ। बांदा की धरती, वहाँ की केन नदी और बुंदेलखंड की संस्कृति से उन्हें
वैसा ही प्यार था, उतना ही गहरा लगाव था जैसा नागार्जुन को मिथिला की संस्कृति के प्रति था। केदार जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को कवि शमशेर जी के इस उद्धरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है, जो उनकी पुस्तक कुछ और गद्य रचनाएं के पृष्ठ 199-200 से लिया गया है। उन्होंने लिखा है, केदार के चारों ओर था रूढ़ियों और अंधविश्वासों से जकड़ा, निरंतर ठगा जाता शोषित दलित किसान, मुकदमों के चक्कर में तबाह। दूसरी ओर अर्ध सामंती जमींदारी सभ्यता थी, उसका खोखला आडंबर और पाखंड और क्रूर दांव पेच। साथ था साम्राज्य शासन का, अंग्रेजों का शासन का, साम्राज्य शासन का, उसके सहयोग से नवीन विचारों और आंदोलनों का निरंतर दमन। इसी दौर में केदार का अपना खास व्यक्तित्व पुष्ट हुआ और निखरा। एक ओर वर्ग संबंधों की क्रूर कटु पृष्ठभूमि को समझने के लिए अध्ययन और मनन चलता था, तो दूसरी ओर उनके मन और मस्तिष्क के श्रम को दूर करने वाली रम्या प्रकृति थी। आँख मिचौनी खेलते उसके ऋतु परिवर्तन, उसके मस्त झूमते पेड़ पौधे, उसकी रंग बिरंगी फूल पत्तियाँ और उनके बीच में उनकी सबसे प्रिय सखी सी केन नदी। यही दो क्षेत्र रहे हैं कवि केदार की मुख्य भावनाओं के। अपने गार्हस्थ्य जीवन की भी सहज भावप्रवण झांकी कवि ने यदा कदा दी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कवि केदारनाथ अग्रवाल व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों स्तरों पर एक संवेदनशील, इंसानियत में आस्था रखने वाले, मजदूर किसानों के हितैषी कवि हैं।